Hello everyone and welcome to EduTap Himachal Pradesh YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's get started with today's current affair session. As usual, we'll be taking out our notebooks, our pens, and we'll be marking the answers along with the MCQs which I'll be discussing with you. For every right answer, you will mark yourself +2, and for every wrong answer, you will mark yourself minus 0.66. That is the negative marking of your exam. So I hope you all are excited for today's session. Let's get started. I would like to request you all to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so you don't miss any future updates, and join our Telegram channel through which you will be getting the PDF for our sessions along with the other free content. Right guys? So the first question, Himachal Pradesh crop diversification promotion is funded by which of the following? हमारा हिमाचल प्रदेश का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रमोशन का जो प्रोजेक्ट है उसको कौन फंड करता है? The options are Japan International Cooperation Agency, World Bank, Asian Development Bank और New Development Bank. तो इन चारों में से जल्दी से अपना एक आंसर सिलेक्ट कीजिए और उसको लॉक कीजिए, क्योंकि अगर आप सही देंगे तो आपको मिलेंगे +2 मार्क्स, नेगेटिव 0.66. उम्मीद करता हूं आप अपना आंसर सिलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि मेरी तरफ से जो राइट आंसर है वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी. तो ये फंड करती है हमारे हिमाचल प्रदेश के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को. और हमारी न्यूज़ क्या है, इसका जो फेज 2 है वो लॉन्च हो गया है. ओके, दिस इज नॉट सून, इट हैज बीन लॉन्च्ड, राइट. सपोर्टेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इज वर्थ 1010 करोड़ रुपीस. इसमें से अराउंड 70 to 75% पैसा जो है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन देता है, रेस्ट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट. हमारी इंपॉर्टेंट इसमें से टेकअवेज क्या हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती है कि हमारे इंडिया इतना बड़ा रीजन है, इतनी बड़ी लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जगह जगह पे हमारे सॉइल की क्वालिटी अलग है, वहाँ पे जो हमारा पानी आता है वो अलग है. मतलब पानी तो पानी है बट फिर भी क्वांटिटीज़ में डिफरेंस है, कब आता है, क्या वेदर पैटर्न्स हैं, तो उस सब के बेसिस पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स आर प्रेफर्ड फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीजन्स इन इंडिया. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि हमें सिर्फ एक ही तरीके के अनाज को, मतलब सिर्फ चावल या फिर गेहूं को नहीं उगाना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो हार्वेस्ट अदर सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड द वेदर दैट रीजन हैज़ और द क्लाइमेटिक सिचुएशन ऑफ दैट रीजन इज. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. उससे होगा क्या, हमारी अभी की एग्जिस्टिंग इनकम जो है 55,000 रुपीज़ पर हेक्टर है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 2.5 लाख पर हेक्टर बाय प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हिमाचल प्रदेश के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट का? It is to develop a successful model of crop diversification and increase the land under vegetable cultivation from 2,500 hectares to 7,000 hectares by 2031. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा इस वक्त का जो वेजिटेबल की जो हमारी फसल है वो है सिर्फ 2500 हेक्टेयर की, 2500 हेक्टेयर की, 2500, ठीक है. तो हम इसको बढ़ाकर करना चाहते हैं 7500 हेक्टेयर्स तक बाय 2031. ये हमारा एम है. तो हमारी वही बात है कि हम आटा और चावल ज़्यादा उगाते हैं, जिसको कि हमें चेंज करके थोड़ा हमारे को अपनी सब्जियां भी उगानी है, जिससे कि हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारी फसल अच्छी होगी, क्योंकि जगह के ऊपर हमारी फसल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो यही मतलब है बस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का. हमें याद रखना है कि इसका फेज 2 हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हो गया है, जिसका की वर्थ जो कि 1010 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इट इज़ फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, याद रखिए इसको, ठीक है. तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है केसरे हिंद हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो हमारा इससे क्या पता चल रहा है, केसरे हिंद क्या है? एक, अगर तो आपको पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता है तो वो एक बटरफ्लाई है, ठीक है. इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है किस स्टेट का? इफ यू नो द आंसर, मार्क द आंसर. इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर करेक्टली, अवॉर्ड योरसेल्फ +2 points. इफ नॉट, skip the question, no negative marking for not answering right now, right?
The options are मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. The right answer is अरुणाचल प्रदेश. चलिए एक चीज डिस्कस करते हैं छोटी सी. आंसर को स्किप करना क्यों जरूरी है? अगर आंसर नहीं आता है तो हमें उसके -0.66 मार्क्स मिलेंगे, जो कि हमारी 33% नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, विच इज़ रियली हाई इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो इमेजिन, अगर आप एक आंसर सही करते हैं तो आपको उसके 2 नंबर मिल रहे हैं, बट अगर आपने एक भी आंसर गलत कर दिया तो आपका उसमें से 0.66 डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो बेटर है जितने सही आंसर्स दे सकें दें, और जो नहीं आते उनको छोड़ दें, ना कि गलत आंसर मार्क करें. क्योंकि खुद देखिए 4 में से एक ही आंसर सही है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी है टू गिव दी रॉन्ग आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.75 is that you will give the wrong answer if you don't know the correct answer. Right guys, so moving on to the explanation of this news. केसरे हिंद, जिसका मतलब है एम्परर ऑफ इंडिया. नाम में ही एम्परर ऑफ इंडिया है हमारी इस बटरफ्लाई के, और इसका विंग स्पैन है 90 से 120 मिलीमीटर का. ये मिलती है नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और सदर्न चाइना में. बहुत ही कम जगहों पे ये मिलती है, और इसको हमारी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए. ठीक है, सो केसरे हिंद हैज बीन सिलेक्टेड एज अरुणाचल प्रदेश स्टेट बटरफ्लाई. ठीक है दोस्तों, नाम याद रखेंगे, केसरे हिंद, केसरे हिंद, हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई. मूविंग ऑन, व्हेन इज सॉरी गाइज, दिस इज नॉट जयंती गौरव दिवस, दिस इज योर जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, तो हम इसको ठीक करके लिखेंगे जनजातीय गौरव दिवस. जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में? नया नाम लग रहा है ना कुछ सुनने में, शायद हमने ये पहले सुना नहीं है, क्योंकि इसको इसी साल से शुरू किया गया है. तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर. राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन सी. तो ये आप समझिए कि आपको कभी कभी ग्रेस मार्किंग भी मिलती है, तो ये आपका ग्रेस मार्क वाला क्वेश्चन हो गया आज का. ठीक है, तो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. जनजातीय गौरव दिवस क्या सिग्निफाई करता है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बिरसा मुंडा कौन थे. मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको न्यूज़ समझ में आई है, क्या न्यूज़ है. तो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है. इट मीन्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा विल नाउ बी मार्क्ड एज जनजातीय गौरव दिवस इन इंडिया ऑन 15 नवंबर. बिरसा मुंडा हमारे एक नौजवान फ्रीडम फाइटर थे, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को. ठीक है, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज बॉर्न इन बिहार झारखंड रीजन. ही पास्ड अवे इन 1900. सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई इन रांची जेल अंडर ब्रिटिश रूल. तो एक यंग फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल बॉर्न थे, सिर्फ 25 की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए. और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कि ट्राइबल रीजन से बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, इनको और ज़्यादा मतलब हमारे तक पहुंचाने के लिए ये दिन को मनाया जाएगा, जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, India's freedom struggle was strengthened by several movements by tribal communities such as Santhals, Tamars, Kols, Bhils, Khasis और Mizos. तो ये सब नाम हमारे तक पहुँचे और ऐसी और इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचे, इसलिए ऐसे दिनों का मनाया जाना ज़रूरी है. तो हम याद रखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है 15 नवंबर को. ठीक है दोस्तों, 1875 में इनका जन्म हुआ था बिहार झारखंड के ट्राइबल रीजन में, और इनकी मृत्यु हो गई थी रांची जेल में 1900 दशक में अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following states has declared more stubble burning cases compared to last year till now? तो बताइए ऐसी कौन सी स्टेट है हमारे देश में जिसके कि स्टबल बर्निंग के केसेस पिछले साल से बढ़ गए हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश. एक ही सही आंसर है इसमें से, तो एक ही सही आंसर है, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट के इसमें से पिछले साल से केसेस बढ़े हैं. तो सही आंसर मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मार्क कर चुके हैं. देखिए, ऑप्शन स्किप करने की ऐसे सीमा को पार ना कीजिए, सही आंसर मार्क कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे. दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. इन द एग्जामिनेशन यू विल बी तब तो आपको आंसर्स मार्क करने ही पड़ेंगे. तो अभी आपको जो सही आंसर लगता है मार्क कीजिए इसको.
सही आंसर इसका है हरियाणा। तो हरियाणा में स्टबल फार्मिंग के केसेस, स्टबल बर्निंग के केसेस सॉरी अगेन पिछले साल से बढ़ गए हैं। स्टबल बर्निंग होती क्या है, हम जब भी चावल या गेहूं उगाते हैं तो उसके नीचे एक स्ट्रॉ बच जाती है जब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद। तो अगर हमें उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप उगानी है तो उस स्ट्रॉ को हमें वहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। बट क्योंकि टाइम बहुत कम होता है नेक्स्ट प्लांटेशन करने के लिए, तो फार्मर्स जल्दी जल्दी में उसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि पूरे खेत के ऊपर जो स्ट्रॉज होती हैं उनको जला देते हैं ताकि वो नेक्स्ट फसल अपनी लगा सकें। तो इसे कहते हैं स्टबल फार्मिंग, स्ट्रॉ को जला दिया है। तो उससे क्या है, धुआं बढ़ता है आसपास के शहरों में, हवा नहीं चलती है तो वो धुआं वहाँ पे बैठ जाता है। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में और इस सब रीजन में ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट केम अप विद स्टबल मैनेजमेंट मशीन्स। बट लेट पैडी हार्वेस्टिंग के कारण इस साल उनकी यूजेज और कम हो गई है। सो दैट इज़ द मेन इशू ओवर हियर। 24% drop has been found in the stubble farming cases, but Haryana is an exception. What is the difference in the graph? No other state except Haryana has reported more stubble farming cases compared to last year. So overall there has been a drop of 24% stubble farming cases, stubble burning cases, but Haryana has reported an uptrend of 48%. सो दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर एक साल के कंपैरिजन में, इस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हरियाणा के स्टबल बर्निंग के केसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ गए हैं और बाकी स्टेट्स के कम हुए हैं ओवरऑल, इवन दो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 24%। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है नोट करने वाली, दैट दिस डेटा इज फ्रॉम 15th September to 13th November. इन द कमिंग डेज दिस डाटा कुड चेंज, बट अभी के लिए हमें इसको याद रखना है। उसका रीज़न है जब नया डाटा आएगा तो हमारे को इससे रेलेवेंस मिलेगी नेक्स्ट डाटा को याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में कितने क्वेश्चन हैं। ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पक्का इसमें से 2 मार्क्स चुरा के लेके जाएंगे एकदम मस्त। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारे मार्क्स चुरा लेने हैं अपने एग्जाम में। 10 से 15 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि हमारे प्रीलिम्स में आएंगे। हमें कोशिश करके 10 से 12 मिनिमम चुरा के लेके जाने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी तैयारी हमारी हो जानी चाहिए तब तक। तो अभी के लिए बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में? द ऑप्शंस आर 10, 12, 17 और 75। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में? सही आंसर है इसका, उम्मीद कर रहा हूं आप लॉक कर चुके हैं और 2 नंबर आपके एकदम तैयार हैं आपकी स्क्रीन पर मिलने के लिए। ठीक है, सही आंसर है 12। तो अभी हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम है चंबा, लाहौल एंड स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर। ठीक है, खबर क्या है? खबर यह है कि बीजेपी चाहती है नूरपुर, पालमपुर और देरा को अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। ठीक है, बेसिकली दे वांट टू कार्व आउट मोर डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो एक्सपेक्टेड है कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, बट अभी के लिए कितने हैं हमें ये भी याद रखना है, 12 हैं। अगर होने होंगे तो 15 हो जाएंगे, अगर 15 से कम हुए तो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, और अगर 15 हुए तो भी ऑब्वियसली वी विल डिस्कस दैट इन आर क्वेश्चंस एंड इन आर करंट अफेयर्स वीडियो। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन से हमारी रिटेंशन बढ़ेगी, क्वेश्चन से हमारी रिटेंशन बढ़ेगी, एंड मेन पॉइंट यही है करंट अफेयर्स में, वी नीड टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग इन करंट अफेयर्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट हमारा 50% का आज का MCQs हो चुके हैं, हमारी 50% न्यूज़ कवर हो चुकी हैं। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, डू हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर यू लाइकिंग आवर वीडियोस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 50% क्वेश्चंस हो चुके हैं, 50% क्वेश्चंस रहते हैं। अपने मार्क्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं इस सेशन में लेके दिखाइए और नीचे बताइए कि कितने मार्क्स आपके इस सेशन में आए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ऑप्शंस आर पैसिक्स, युद्धाभ्यास, TTX या सिटमेक्स। ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज का क्या नाम है जो कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं हमारे डिफेंस से रिलेटेड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हमारे से पूछी जाती हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से आंसर्स हमें मिल जाते हैं। हमें
जो चीज़ें पढ़ने को भी मिलती है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं इसके अंदर डिफेंस की न्यूज़ में। तो मैं तो मानता हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है डिफेंस का याद करने के लिए। आपको क्या याद करना है, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की ट्राइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज का क्या नाम है। अभी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं क्या आंसर है इसका। अभी के लिए आप गैस कीजिए, आपको 3 सेकंड का वक्त देता हूं मैं। 4 ऑप्शंस में से एक आंसर को मार्क कीजिए और उसके बाद मैं आपको एक छोटे से हिंट के साथ अभी आंसर बता रहा हूं। तो ये मैंने सिंगापुर का एस लिया, इंडिया का आई लिया, थाईलैंड का टी लिया, मेरी टाइम का एम लिया और एक्सरसाइज का ई एक्स ले लिया। क्या बना, एस आई टी एम ई एक्स, सिटमेक्स। ठीक है, तो सिटमेक्स एक्सरसाइज हमारा इसका सही आंसर है। तो आईएनएस करमुक जो है हमारा, इंडियन नेवल सर्विसेज का आईएनएस करमुक हैज पार्टिसिपेटेड इन फ्रॉम इंडियन नेवी इन द 3rd एडिशन ऑफ सिटमेक्स। हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, हमारी फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन के बारे में। फर्स्ट एडिशन हमारी हुई थी 2019 में। इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी, सिंगापुर नेवी एंड थाईलैंड नेवी। हमने वो तो अभी पढ़ ही लिया है। फर्स्ट एडिशन होस्ट किया था इंडियन नेवी ने, सेकंड एडिशन होस्ट किया सिंगापुर नेवी ने और थर्ड एडिशन होस्ट करा हमारी थाई नेवी। थर्ड एडिशन होस्ट हो रही है हमारी अरेबियन सी में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है, सबसे पहले इंडिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड। थर्ड एडिशन होस्ट हो रही है हमारी अरेबियन सी में। तीसरी एडिशन इस साल ही हो रही है 2021 में, पहली एडिशन हुई थी 2019 में, दूसरी एडिशन हमारी हुई थी 2020 में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ इसको हम टॉपिक को लेके आगे चल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेट ईयर टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। तो हमारी सरकार 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी किस साल तक अचीव करना चाहती है। ऑप्शंस आर 2025, 2030, 2035 या 2040। 2025, 2030, 2035 और 2040। टेक अ गेस इफ यू डोंट नो द आंसर। एक आधा गेस आई थिंक चलता है कभी कभी, ठीक है, अभी प्रैक्टिस में तो स्पेशली। तो प्रैक्टिस के लिए आप लीजिए, आपको इससे क्या होगा, अगर आप गलत आंसर करेंगे आपको पक्का एग्जाम के टाइम तक याद रहेगा कि आपने इसका गलत आंसर किया था और सही आंसर आपके सामने था। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर मार्क कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हम किस साल तक चाहते हैं। द राइट आंसर इज 2030। So the government is aiming to achieve the target of 5 gigawatt non-fossil fuel energy by the year 2030 and recently it has made changes to PPAs। PPAs हमारे क्या होते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो चेंज क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे को जो मेन पॉइंट इसमें से याद रखना है वो यही है कि 2030 का टारगेट है हमारा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को लेने का। तो पावर परचेज एग्रीमेंट्स में चेंज ये आया है कि हमारी जो थर्मल जनरेशन कंपनीज थी उनका जो एक सेट कैपेसिटी है साल की या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जो एग्जिस्टिंग पीपीएज हैं वो उसी टारगेट के अंदर उसको इंक्लूड करके नए पीपीएज को ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल ही नए एग्रीमेंट सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग पीपीएस को भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए कि 2030 तक का टारगेट है हमारा 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को जनरेट करने का। ये प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मूविंग ऑन। व्हेन वाज करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेटेड। अब फिर देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इसलिए आया है, अगर आप इसको गलत देंगे तो आपको याद रहेगा, सही आंसर देंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ क्या है हम अभी पढ़ेंगे। बट व्हेन वाज करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेटेड। द ऑप्शंस आर 1947, 1998, 2014 और 2019। दीजिए सही आंसर इसका और पाइए 2 मार्क्स। ठीक है, तो सही आंसर है इसका 2019। सो इन 2019 द वीजा फ्री 4.7 किलोमीटर कतार कॉरिडोर वाज inaugurated, right? It was inaugurated in 2019, but it was shut down due to COVID-19 pandemic, and it has now reopened by the announcement of Home Minister of India, right? What is Kartarpur corridor? It connects Dera Baba Nanak Sahib Gurudwara of Indian side and Gurudwara Darbar Sahib in Pakistan. तो पाकिस्तान और इंडिया के 2 गुरुद्वारों का एक रास्ता है ये 4.7 किलोमीटर का, जो कि करतारपुर कॉरिडोर है। ठीक है, इसमें आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं दोनों गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। ये इनॉग्रेट हुआ था 9 नवंबर 2019 को टू मार्क 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। द डे वाज कॉल्ड प्रकाश गुरुपुरब। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे हम इसको, करतारपुर कॉरिडोर 4.7 किलोमीटर का वीज़ा फ्री कॉरिडोर है विच कनेक्ट्स
डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मेक श्योर दैट देयर आर नो ब्रोकन अनपेव्ड रोड्स इन अर्बन सिटीज, हमारे बड़े शहरों में कोई भी टूटी फूटी सड़कें ना हो। कंस्ट्रक्ट रोड इन रूरल डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ सड़कें हैं ही नहीं वहाँ पे सड़कें बनाएं। या फिर टू प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल कनेक्टेड हैबिटेशन, मतलब अनकनेक्टेड रीजन्स को जो कि एलिजिबल हैं वहाँ पे हम सिंगल सड़क ही बना दें, बट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो। ऐसा ना हो कि टूटी सड़क है तो वहाँ पे हम पत्थरों के बीच में जब बारिश पड़ रही है तो हमारे पास सड़क ही नहीं है। ऑल वेदर सड़क होनी चाहिए। या फिर हम पुरानी सड़कों को रिपेयर कर दें जो कि डैमेज्ड हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये देखिए स्पेशल वर्ड आ गया यहाँ पे। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है, अर्बन सिटीज़ है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है या फिर रिपेयर है। तो सही आंसर दीजिए दोस्तों। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हमारा, टू प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि हमारा जो PMGSY 1 and 2 है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको कंटिन्यूएशन में रखा जाएगा। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना was launched in year 2000. Objective was to provide all weather single road connectivity to eligible unconnected habitation. And जो इसका फेज 2 था वो अप्रूव हुआ था 2013 में, और इसका काम था पहले वाले को ही और थोड़ा अच्छा बेहतर करना। ठीक है, तो ये है हमारी न्यूज़। इसका हम क्या क्या याद रखेंगे? 2000 में लॉन्च हुआ, 2013 में फेज 2 लॉन्च हुआ और ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। इसके साथ हमारा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज भी एक्सटेंड हो गया है। तो वो क्या है? वो 2016 में लॉन्च हुआ था, उसका था कंस्ट्रक्शन या अपग्रेडेशन ऑफ रोड ब्रिजेस टू स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन 9 स्टेट्स। तो हमारी जहां कहीं पे भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होगी ना, ये स्पेसिफिकली उन एरियाज को टारगेट करेगा। ये टारगेट करता है हमारी ऑल वेदर की सिंगल रोड को कनेक्ट करने के लिए 2 ऐसी जगहों पे जो कि एलिजिबल हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, वो चल आना होना चाहिए वहाँ पे कुछ। तो ऐसी जगहों पे सड़क बनाने के लिए ये था। रिपेयर भी हो सकती है, अपग्रेड भी हो सकता है, या फिर नया भी बन सकता है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के डिस्ट्रिक्ट्स में इन 9 स्टेट्स। और इसको 11,725 करोड़ का बजट मिला था। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सटेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस विल डिटरमाइन योर स्कोर फॉर टुडेज वीडियो। Which among the following has been selected as one of the best tourism villages by United Nations World Tourism Organization? कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के एक विलेज को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस घोषित किया है। ऑप्शंस आर कोंगथोंग विच इज़ इन मेघालय, लधपुरा खास इन मध्य प्रदेश, मलाना इन हिमाचल प्रदेश और पोचमपल्ली इन तेलंगाना। कम ऑन दोस्तों, आंसर कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है आज का, इससे आपका स्कोर डिटरमाइन होगा और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितना स्कोर लिया इस सेशन में। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पोचमपल्ली तेलंगाना। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना, इसको भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है बिकॉज भूदान मूवमेंट हुआ था यहाँ पे इन 1951। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सिल्क सिटी, तो इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एक्सक्लूसिव तरीके की साड़ियाँ मिलती हैं स्पेशल सिल्क, जिसका नाम है इकात के साथ। ठीक है, तो 2 नाम हमें याद रखने हैं, भूदान और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो हमारी ये इकात है, हमारी ये यहाँ की जो स्पेशल सिल्क है, इसको GI टैग मिला था, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग इन 2004। ठीक है, अब हमारा जो बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? It aims to award those villages which are outstanding examples of rural destinations and showcase good practices in line with its specified 9 evaluations. ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो भी विलेजेस बहुत ही अच्छा कुछ शानदार उमंग करते हैं और बहुत ही कुछ स्पेशल है उनके वहाँ पे, और वो अच्छी प्रैक्टिसेस दिखाते हैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए, उनको ये अवार्ड मिलता है बेस्ड ऑन 9 इवैल्यूएशन एरियाज। तो बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारी कि पोचमपल्ली तेलंगाना में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी नोट पर आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। अपना मार्क्स ज़रूर बता के जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड होप करता हूँ यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, देवांशु गुप्ता।